हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ा रहे हैं क्लास 8 की साइंस और क्लास 8 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था कंबशन एंड फ्लेम। तो इसी को ही हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए। तो दहन के बारे में हमने बात की थी। दहन के प्रकार क्या क्या होते हैं, है ना। दहनशील, सबसे पहले तो हमारे पास जो पदार्थ है जिनसे दहन होता है, जो दहन के लिए आवश्यक है, ठीक है, वो कौन से होते हैं? दहनशील पदार्थ होते हैं। दूसरी चीज, एक गैर दहनशील पदार्थ भी होते हैं जिनका दहन नहीं होता। फिर हमने दहन के उत्पाद के बारे में बात की थी, दहन के प्रकार के बारे में बात की थी। फिर इग्निशन तापमान के बारे में हमने बात की थी। जो दहन के लिए आवश्यक शर्तें हैं उनके बारे में लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे। तो हमने कहा कि दहन के लिए 3 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं, या हम कहें कि 3 आवश्यक शर्तें हैं। वो क्या क्या है? देखो, सबसे पहले दहन के लिए होना चाहिए दहनशील पदार्थ, क्लियर। दूसरी चीज होना चाहिए वायु की उपस्थिति, यानी कि ऑक्सीजन होना चाहिए। तीसरी चीज प्रज्वलन तापमान, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ये तीनों चीजें अगर हैं तो किसी भी पदार्थ का, यानी किसी भी दहनशील पदार्थ का हम दहन कर सकते हैं। ठीक, चलिए। अब दहनशील पदार्थ के बारे में तो हमने बात कर ली थी। दहन क्या है, कैसे होता है, क्या क्या कंडीशन नेसेसरी, क्या क्या इसके प्रकार होते हैं, क्या उत्पाद होते हैं, कब जब वायु की पूर्ति होती है तब क्या बनता है, आपूर्ति होती है तो क्या बनता है, इसके बारे में तो बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया है। अब हमें बात करनी है, आग अगर कहीं पर बेकाबू हो जाए, ठीक है, तो उसे नियंत्रण में कैसा लाया जाए, या अधिक फैल जाए तो उसे कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो पहली चीज जो हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर ली थी कि दहन के लिए जो 3 आवश्यक शर्तें हैं, उन तीनों शर्तों में से यदि हम 1 या 2 कंडीशन को हटा देते हैं तो आग जलना बंद हो जाती है। जैसे कि हमने बात की थी कि ये तीनों क्या है, दहन के लिए सबसे आवश्यक शर्तें हैं, है ना, तीनों इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई 1 या 2 कंडीशन हट जाती है तो दहन अपने आप ही नियंत्रित हो जाता है, दहन अपने आप ही खत्म हो जाता है। ठीक, चलिए। तो पहला पॉइंट तो ये है। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स हैं। और क्योंकि बच्चों आग देखो एक ही तरह की नहीं होती, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग प्रकार से आग लगती है। एक तो हो गई ऐसी आग जिसको पानी से बुझाया जा सकता है, कुछ आग ऐसी होती हैं जिन्हें पानी से भी बुझाया नहीं जा सकता, उसके लिए हमें अलग अलग मेथड्स अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। आग पर नियंत्रण, आग पैदा करने के लिए आवश्यक 1 या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। तो जो भी आवश्यकताएं हैं उनको हटाकर आग पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब ये आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? ये आवश्यकताएं हैं बच्चों, एक तो है दहनशील पदार्थ, एक है ऑक्सीजन और एक है इग्निशन तापमान। ठीक है, अब इन तीनों कंडीशंस में से कोई 1 या 2 कंडीशन भी अगर हट जाती है तो आग जलना बंद हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेल और विद्युत उपकरणों के अलावा अन्य पदार्थों से उत्पन्न आग को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर पानी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इससे स्थिति और खराब हो सकती है। चलिए, अब यहाँ पर 2 चीजें कही गई हैं, उन दोनों चीजों को हमें अच्छे से समझना है। ठीक है, यदि बच्चों लकड़ी, कागज, ठीक है, इन चीजों से रिलेटेड अगर कोई आग लगी हुई है ना, या लकड़ी की किसी वस्तु में लगी है, कागज में, या कागज से बनी हुई कोई और वस्तु, कपड़ा है, कपड़े से बनी हुई कोई और वस्तु, ऐसी चीजों पर जब भी आग लगती है तब हम किसका उपयोग करते हैं?
तब किया जाता है बच्चों पानी का उपयोग। पानी के उपयोग से भी ये आग आसानी से बुझ जाती है। लेकिन यदि विद्युत उपकरणों में या तेल से कोई आग लगती है, तेल से यानी कि जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल है, इनसे यदि कोई आग लगती है, या जो हमारे विद्युत उपकरण है जैसे हमारा टीवी है, एसी है, फ्रिज है, अलग अलग हमारे पास उपकरण होते हैं, इनसे रिलेटेड अगर कहीं पर आग लगती है तो तब हम वहां पर पानी का उपयोग नहीं करते। क्यों पानी का उपयोग नहीं करते? हालांकि हम जानते हैं, पहले से भी हमने पढ़ा है, बचपन से भी हमने ये देखा है कि जब भी आग लगती है तो वहां पर पानी डालना चाहिए। लेकिन बच्चों, सिर्फ ऐसी आग जो लकड़ी, कागज, कपड़ा इन चीजों से लगी हो। यदि तेल से या विद्युत उपकरणों से कोई आग लगी है तो उसे बुझाने के लिए पानी हमें नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है, इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर विद्युत उपकरणों द्वारा या किसी तेल द्वारा कोई आग लगती है तो यदि हम उसमें पानी डालते हैं तो आग नहीं बुझती। क्यों नहीं बुझती? क्यों नहीं बुझेगी? देखो, तेल से अगर कोई आग लगेगी, हम जानते हैं तेल क्या होता है, पानी से हल्का होता है। तो जब हम पानी डालते हैं तो वो जो तेल है वो क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है और जलना कंटिन्यू करता है। वहीं अगर हम कोई विद्युत उपकरणों द्वारा यदि कोई आग लगी है तो वहां पर हम पानी डालते हैं तो वो स्थिति को और खराब कर सकते हैं, आग और ज्यादा बढ़ सकती है। यहाँ तक कि जो पानी डाल रहे हैं उन्हें भी करंट लग सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि विद्युत उपकरणों और तेल द्वारा यदि कोई आग लगती है, आग फैलती है, तो उसमें हमें पानी का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। ठीक है, चलिए। क्योंकि वो विद्युत उपकरणों या तेल से लगी आग पर काबू पाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र, जिसे हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो अग्निशामक यंत्र जो आपने हर इंस्टीट्यूट में हर जगह देखा होगा, रेड कलर का होता है, ब्लैक कलर की उसकी पाइप होती है। ठीक है, तो वो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है, अग्निशामक यंत्र जिसे हम कहते हैं, उसका उपयोग हम करते हैं। या बच्चों, रेत का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए। क्लियर है इतना? चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आग पर नियंत्रण के तरीकों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो कि हमने अभी डिस्कस भी किया है कि पानी का उपयोग करके कैसे, चलिए इसे समझते हैं। पानी का उपयोग करके कैसे? पानी सबसे आम अग्निशामक है। इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब लकड़ी, कागज आदि जैसी सामग्री में आग लगी हो। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। यदि विद्युत उपकरणों में आग लग जाए तो पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्योंकि पानी विद्युत का संचालन करता है, तो ये आग को और ज्यादा बढ़ा देता है और आग बुझाने का प्रयास करने वाले को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक, तेल और पेट्रोल की आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे पानी पर तैरते रहते हैं और जलते रहते हैं, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था कि पानी का उपयोग तेल और पेट्रोल से लगी हुई आग को बुझाने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पानी पर तैरते हैं और कंटिन्यू जलते रहते हैं। ठीक है, चलिए, क्लियर है इतना? इतना समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इनको आपको अब नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो, इस तरीके से आग पर नियंत्रण पाया जाता है। इस तरीके से पानी का या अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके आग को बुझाया जाता है। चलिए, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके। अब कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके कैसे, देखो इसको थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं कहीं पर ये कुछ लकड़ियां हैं और इनसे इस प्रकार से आग लगी है। ठीक है, अब इस आग को बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? या तो पानी डाल देंगे। ठीक है, पानी डाल दिया, आग बुझ गई। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे CO2 का उपयोग? अच्छा, CO2 के उपयोग से कैसे आग बुझ जाती है? देखो, ये आग जल कैसे रही है, क्योंकि ये हमारे पास है फ्यूल,
इसे मिल रही है ऑक्सीजन, ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या है, बढ़ चुका है, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर। इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो भी ज्यादा है मतलब ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा है, तभी तो बर्न करना शुरू किया है। तो ये तीनों कंडीशन यहाँ पर हैं, इस वजह से आग जल रही है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो बच्चों, होता क्या है, जब हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्प्रे करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, इसको पूरे कंबल की तरह क्या कर लेती है, लपेट लेती है, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं कि जब हमें ठंड लगती है, हमें ठंड लग रही है और कमरे में जो है पंखा चल रहा है या एसी चल रहा है, ठंड लग रही है हमें तो एसी की हवा आएगी तो और ठंडा हमें लगेगा। अगर हम बाहर से एक ब्लैंकेट ओढ़ लें या एक जैकेट पहन लें तो क्या अब एसी की जो हवा है वो हमारे अंदर तक पहुंच पाएगी, हमें ठंडा लगेगा, नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि हमने ये जो ब्लैंकेट है वो ओढ़ लिया है, जो क्या कर रहा है, हमारे शरीर तक बाहर की जो हवा है, एसी की हवा है या जो पंखे की हवा है, वो अंदर नहीं पहुंचने दे रहा है, जिस वजह से अब हमें ठंडा भी नहीं लग रहा। वैसे ही यहाँ पर होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इस आग के चारों तरफ कंबल की तरफ फैल जाती है। अब कंबल की तरफ फैल गई तो बाहर से जो ऑक्सीजन अंदर जा रही थी, जिसकी मदद से ये जो दहन हो रहा था ऑक्सीजन की मदद से ही हो रहा था। अब जब इस पूरे इस आग को कार्बन डाइऑक्साइड ने एक कंबल की तरह घेर लिया है, एक कंबल की तरह उसके ऊपर बिछ गई है, तो क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये अब अंदर नहीं जा पाएगा, है ना, जैसे एसी की हवा जैकेट के अंदर नहीं जा पाती, वैसे ही ये ऑक्सीजन अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर नहीं जा पा रही। अब देखो ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, यानी कि एक कंडीशन हट गई। जैसे कि हमने पहले कहा था कि तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर हटती है तो आग अपने आप ही बुझना शुरू कर देती है, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब ये इसकी चारों ओर फैल गई है, जो क्या करेगी, धीरे धीरे इसके टेम्परेचर को भी कम करेगी, इसको कूल करेगी, क्या करेगी, इसको कूल करेगी धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे ये इसको कूल करेगी, ऑक्सीजन जा नहीं पा रही, आग धीरे धीरे बुझना शुरू करेगी, ठीक है। तो जब भी विद्युत उपकरणों द्वारा कोई आग लगती है या पेट्रोल डीजल जो भी हमारी ये ऑयल्स हैं इनसे कोई आग लगती है तो हम वहां पर स्प्रे करते हैं अग्निशामक यंत्र से ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबल की तरह उसके चारों ओर फैल जाती है, बिछ जाती है, जिससे कि ये अंदर ऑक्सीजन को नहीं आने देती, ऑक्सीजन को नहीं आने देती, तो धीरे धीरे आग बुझना शुरू होती है और जो फ्यूल है वो भी धीरे धीरे कूल डाउन होने लगता है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? चलिए अब इसको ऐसे रीड करते हैं। चलिए, तेल और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ और बिजली के उपकरणों से होने वाली आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड। हवा से भारी होता है, क्या होता है, हवा से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हवा से भारी होता है और यह आग को ढक लेती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोककर आग को बुझा देती है। होता क्या है, जो हमने अभी डिस्कस किया ना वही यहाँ पर होता है, ये हवा से भारी है तो ये क्या करेगी, जो आग है उसको क्या कर देगी, ढक देगी। जब ढक देगी तो वहां पर ऑक्सीजन जो है अब अंदर नहीं आ पाएगी, ऑक्सीजन की क्या होगी, आपूर्ति वहां पर होगी, ऑक्सीजन को रोककर आग को बुझा देती है। जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है तो आग धीरे धीरे बुझना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे सिलेंडर में तरल के रूप में उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है, ठीक है, इसको हाई प्रेशर पर स्टोर किया जाता है। ठीक, क्लियर है इतना कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके हम आग को बुझा सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो इस तरीके से ये आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा या आप कहीं मॉल्स में जाते हैं या आप कहीं भी जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, किसी भी एरिया में जाते हैं तो आपको ये फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर दिखेगा, ठीक है। चलिए,
अब बात करते हैं ज्योति यानी कि ज्वाला की, जिसको हम कहते हैं फ्लेम। चलिए, तो फ्लेम क्या है ना? सिंपल सी बात करें तो हम फ्लेम को कैसे समझते हैं? अगर ये कैंडल है तो हम इसको क्या कहते हैं? ये जो ऊपर वाला, ये जो जलने वाला है ना, ये जो पार्ट है, हम इसी को क्या कह देते हैं? इसी को ज्वाला कहते हैं। ठीक है, अब ये जो ज्वाला है इसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। अब वो क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले यहाँ पर ज्वाला के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ज्वाला प्रज्वलित गैस का एक गर्म चमकता हुआ पिंड है जो तब उत्पन्न होता है जब किसी चीज में आग लग जाती है। तो क्या है? एक गर्म चमकता हुआ पिंड है जो तब उत्पन्न होती है जब किसी चीज में आग लग जाती है। ठीक है, अगला है कुछ पदार्थ ज्वाला से जलते हैं और कुछ नहीं। यहाँ एक सामान्य अवलोकन पर आधारित तालिका दी गई है। तालिका हम आगे देखेंगे। तो कुछ पदार्थ ज्वाला से जलते हैं और कुछ पदार्थ नहीं जलते। जैसे आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जो जलते हैं तो उनसे इस तरीके से ज्वाला आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जलते हैं लेकिन ज्वाला वहां पर आपको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, अब वो क्या क्या है उनके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो वो टेबल क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर कई सारे यहाँ पर सामग्री दी हुई है। अब यहाँ पर बताया गया है कि ज्वाला से जलते हैं या नहीं जलते। जैसे मोमबत्ती की बात करें तो देखो ज्वाला बनाती है। मैग्नीशियम की बात करें तो ये ज्वाला नहीं बनाती। हमने देखा है ना, हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाया जाता है फ्लेम पर, ठीक है, तो वो जलता कैसे है? उससे ज्वाला नहीं बनती। वो जलता कैसे? एक ब्राइट व्हाइट लाइट यानी कि सफेद चमकदार रोशनी के साथ वो जलता है, लेकिन वहां पर कोई भी ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। फिर मैग्नीशियम बनाता क्या है? डिस्कस किया था ना हमने कि मैग्नीशियम जलता है ऑक्सीजन के साथ। कैसे जलता है? विद ब्राइट व्हाइट लाइट। ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जो कि क्या है? सफेद रंग की एक राख होती है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे केरोसिन स्टोव की बात करें तो ज्वाला बनाता है, कपूर की बात करें तो ज्वाला बनाता है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब बात करते हैं ज्वाला की संरचना के बारे में। बच्चों, ये यहाँ पर ज्वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है। ठीक है, एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। आपको कैंडल का स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, है ना, इस तरीके से मार्क करके दे दिया जाएगा और आपको बताना होगा ये क्या है। ठीक है, चलिए, तो इसको इजी तरीके से समझते हैं। चलिए, तो इसके 3 मेन पार्ट है। देखो, एक जो सबसे गर्म पार्ट होगा, एक जो मध्यम गर्म होगा, एक जो सबसे कम गर्म होगा, है ना। तो इन्हीं के आधार पर हम इनको बांट रहे हैं। कैसे बांट रहे हैं? देखो, ये है आउटर जोन। आउटर जोन यानी कि सबसे बाहरी क्षेत्र। अब ये जो सबसे बाहर वाली जोन है, ठीक है, जैसे आपने गैस जलाया है या घर पे मोमबत्ती जली होगी तो आपने देखा होगा कि जो सबसे बाहर वाली जो जोन है वो कैसे रंग की होती है? नीले रंग की होती है, और वो सबसे ज्यादा गर्म भी होती है ना, सबसे ज्यादा गर्म भी होती है। अब देखो, बचपन में हम एक्सपेरिमेंट करते थे ना, घर पे कैंडल जल रही है और सीधा हाथ कैंडल की जो बत्ती है उसके ऊपर लेकर के जाते थे ना, हम लेकर जाते थे, तो क्या वहां पर हमारा हाथ जलता था? नहीं जलता था। क्यों? क्योंकि वो सबसे कम गर्म हिस्सा होता है, या सबसे कम गर्म क्षेत्र वो होता है। लेकिन सबसे ज्यादा गर्म क्या होता है? जो कैंडल जल रही है उसका जो बाहर का क्षेत्र होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो कैंडल के बाहर से अगर हम हाथ लगाते हैं तो हमारा हाथ जल सकता है, लेकिन अंदर अगर हम लगाते हैं तो इतना नुकसान उससे नहीं पहुंचता। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। चलिए, तो बात की सबसे जो आउटर जोन है, इसका रंग होता है नीला, और यहाँ पर होता है बच्चों पूर्ण दहन, क्योंकि ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा यहाँ पर मिल रही है, जिस वजह से यहाँ पर होता है कंप्लीट कंबशन, और ये होता है सबसे ज्यादा गर्म क्षेत्र। हॉटेस्ट पार्ट भी इसको बोल सकते हैं। तो आप चाहो तो ये हॉटेस्ट पार्ट इस तरीके से लिखो, या यहाँ पर भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो हॉटेस्ट पार्ट। फिर सेकंड, ये हमारा बीच वाला पार्ट जिसका रंग होता है येलो,
इसको बोला जाता है मध्य क्षेत्र, मध्य जोन, ठीक है, या मिडिल जोन। अब यहाँ पर अपूर्ण दहन होता है, यानी कि पार्शियल कंबशन यहाँ पर होता है, ठीक है, दहन पूरे तरीके से नहीं हो पाता। अब ये जो भाग होता है ये होता है मध्यम गर्म, यानी कि मॉडरेटली हॉट। बहुत ज्यादा हॉट भी नहीं होता लेकिन मध्यम होता है, ऐसे नहीं कि बहुत कम गर्म होते हैं, नहीं, मॉडरेट हॉट होता है, ठीक है। फिर आती है हमारी ये वाला पार्ट जो जिसका रंग होता है काला, जो सबसे इनर मोस्ट, सबसे अंदर वाली जो क्षेत्र जो होता है, यहाँ पर हमें मिलते हैं अनबर्न्ड वैक्स वेपर, ठीक है, बिना जले मोम के वेपर्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब ये होता है बच्चों सबसे कम गरम, लीस्ट हॉट, सबसे कम गरम, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो, बांट सकते हो, कैंडल के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनको आप समझ सकते हो। देखो 3 क्षेत्र हैं, एक जो सबसे ज्यादा गर्म है, एक जो मध्यम गर्म है, एक जो सबसे कम गर्म है। जो सबसे ज्यादा गर्म है वो नीले रंग का है, जो मध्यम गर्म है वो पीले रंग का है, और जो सबसे कम गर्म है वो काले रंग का है। अब जो जोन जो है जहां पर कंबशन कंप्लीट हो रहा है, जो आउटर जोन है वो वो कैसी, वहां पर क्या हो रहा है बच्चों, अपूर्ण दहन हो, सॉरी, पूर्ण दहन हो रहा है। जो मध्य जोन है जहां पर पार्शियल कंबशन हो रहा है, यानी कि अपूर्ण दहन हो रहा है। और जो हमारे इनर मोस्ट जोन है वहां पर हमें अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो जो सबसे ज्यादा गर्म है, जो कम गर्म है, सॉरी, जो मध्यम गर्म है और जो सबसे कम गर्म है, ठीक है। चलिए, तो अब आप समझ गए हैं कि कैसे कैसे जो है आप इसको बांटेंगे, और ज्वाला की क्या संरचना है आप अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इतना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हमने पढ़ा है उसी को हम यहाँ पर दोबारा देख रहे हैं, ठीक है। सबसे बाहरी क्षेत्र, सबसे पहला क्षेत्र है जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, इसका रंग कैसा होता है, नीला इसका रंग होता है। ये सबसे सबसे गर्म हिस्सा ये होता है, ठीक है, सबसे गर्म हिस्सा। और यह क्षेत्र यहाँ पर पूर्ण दहन होता है, यानी कि कंप्लीट कंबशन यहाँ पर होता है। दूसरे की अगर हम बात करें, जिसको हम मध्य क्षेत्र कहते हैं, ये रंग में होता है पीला, तथा ये होता है मध्यम गर्म, और इस क्षेत्र में होता है आंशिक दहन। अपूर्ण दहन हम कह रहे थे, आंशिक दहन अब हम कहेंगे, ठीक है, पार्शियल कंबशन हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन नहीं हो रहा है ना, कैसा हो रहा है, पार्शियल हो रहा है, ठीक है। अगला है सबसे भीतरी क्षेत्र, ये होता है काले रंग का, सबसे कम गर्म ये क्षेत्र होता है। और हम मोमबत्ती के बिना जले मोम के वाष्प को यहाँ पर पा सकते हैं, ठीक है। तो बिना जले मोमबत्ती के वाष्प यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, यानी कि अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल्स जिन्हें हम कह रहे थे वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये आ गई कैंडल। तो ऐसे देखो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सबसे बाहर वाला आउटर जोन, ये हो गया मिडल जोन, ये हो गया इनर मोस्ट जोन। कलर की अगर बात करें तो ये आउटर जोन है ब्लू का, इनर जोन है ये वाला है येलो का, और ये वाला है ब्लैक। यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट कंबशन, यहाँ पर हो रहा है पार्शियल कंबशन, और यहाँ पर हमें मिलते हैं अनबर्न्ड वैक्स पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, क्लियर है। चलिए, तो एग्जाम में ज्यादातर आपको स्ट्रक्चर हो सकता है आ जाए, ठीक है, बना हुआ हो, और ऐसे उस पे जो है, ऐसे बच्चों उस पे इस तरीके से दे सकता है कि आपको लिखना है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे दें, और आपको या ए बी सी यहाँ पर लिखा हो, ए बी और सी, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट ये है, कितना गर्म ये होता है, क्या यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है या नहीं होता है, ठीक है, ये आपको लिखना है। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, और कैंडल का स्ट्रक्चर आपको जरूर बना लेना है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।